अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और तमाम देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपने शिफा वेरी गुड मॉर्निंग कहा, हैप्पी गुड मॉर्निंग नहीं कहा। आज आप भूल गई एक ही दिन में। नहीं, मुझे याद है, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मैं हैप्पी गुड मॉर्निंग कहूँ या वेरी गुड मॉर्निंग कहूँ। फिर मैंने कहा चलो वेरी गुड मॉर्निंग कह देते हैं, लेकिन हैप्पी गुड मॉर्निंग अच्छा है, वैसे मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं और फिर वो पसंद आ जाती हैं। ये तो मोहब्बत वाली बात कर दी आपने, मोहब्बत भी हो जाती है, बस ऐसा ही तो आपको मोहब्बत हो गई है हैप्पी गुड मॉर्निंग से। हैप्पी गुड मॉर्निंग से बिल्कुल। चलो जी, आगाज़ किस चीज़ से कर रही हैं ये बताएं। आगाज़ मैं एक काम की तस्वीर दिखाने से कर रही हूँ और आप भी देखिए, नाजरीन को भी दिखाते हैं। बड़ी काम की तस्वीर है और हम अक्सर जब प्रोग्राम का आगाज़ काम की बात से करते हैं तो उसमें कोई ना कोई सबक देने की कोशिश करते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में भी लागू करने की कोशिश करते हैं और आपके साथ भी उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। अब ये फ़ोटो दिखाएं जी हमारी नाजरीन को, और ताकि उनको मैं बता सकूं कि ये क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, ये दो पोडियम्स बने हैं और एक पे द थिंकर बैठा है, दूसरे पे द डूअर बैठा है। अब बैठा नहीं है, एक्चुअली ये फ़र्क है इस फोटो में कि बैठा भी नहीं है, वो चला गया है। वो चला गया है, उसके फुटप्रिंट्स आपको सामने नजर आ रहे हैं तस्वीर पे कि वो जो है वो चला गया है डू करने के लिए, यानी कि जो भी डू के लिए वो चला गया है वो डूअर था, और जो थिंकर है वो बैठा रह गया, वो सिर्फ थिंक ही कर रहा है और वो थिंक करते करते ही गुजर जाएगा। ये आज की काम की बात है इस तस्वीर से जो माने अखज़। अच्छा, ये इस काम की बात से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो, मैं जिसारत कर सकता हूँ इख्तिलाफ करने की। देखिए, इसमें जो बात हो रही है ना, वो आपने जो इसका नज़रिया बयान किया, बहुत सारे लोग इस तस्वीर को देख के यही बात करेंगे कि जो सोचने वाला था वो सोचता रह गया और जो करने वाला था वो डूअर हो गया। लेकिन एक नज़रिया इसको देखने का ये भी हो सकता है कि देखें, जो थिंकर और डूअर है उसका कॉम्बिनेशन ही चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए। इंसान अलग अलग तरह के बनाए अल्लाह ताला ने। वो जो इंसानों की क्वालिटीज़ जो हैं, उसमें कुछ इंसान होते हैं ऐसे जो कि बहुत ज़बरदस्त प्लान कर सकते हैं, चीज़ों के आइडियाज़ उनके पास बड़े ज़बरदस्त होते हैं, वो एग्जीक्यूशन में इतने अच्छे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कहते हैं भाई ये काम कर लो, बस वो फ़ौरन कर लेगा, और वो करने का जो है वो उसको बस सिर्फ ये कहने की देर होती है कि कर लो, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि करना क्या है, कैसे मैं जो है वो इस चीज़ को लेकर चलूँगा, क्या मेरा स्ट्रैटेजी होगी। वो स्ट्रैटेजी बनाने वाले और होते हैं, करने वाले कुछ और होते हैं। तो ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है और इसी तरह के दोनों के लोग जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये वाला मामला मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि थिंकर जब तक सोचेगा नहीं, प्लानर जब तक प्लान नहीं करेगा। आपने बिल्कुल सही सोचा। मैं दूसरा एंगल अगर मैं बताती तो मैं यही बताती, लेकिन आपने बता दिया तो लोगों तक पहुंच गया कि इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं हर चीज़ को देखने के। परसेप्शन, नज़रिया भी बड़ा मैटर करता है ज़िंदगी में। हम ग्लास आधा फुल देखते हैं या ग्लास आधा खाली देखते हैं, ये भी हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव आदमी होगा कहेगा भरा हुआ है, नेगेटिव आदमी होगा कहेगा देखो आधा खाली है, पूरा आधा गिलास खाली है। तो ये वो वाली सिचुएशन है कि सोसाइटी को बहुत से लोग, और प्रैक्टिकल आदमी होगा तो वो गिलास से उठाकर पानी पी जाएगा और कहेगा आप लोग देखते रहें, आप लोग देखते रहे। वो फिर थिंकर नहीं होगा ना, वो डूअर होगा। हम दोनों थिंकर्स हैं, वो ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी वाले। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं ज़रा मौसम की सूरत हाल बता दूं नाजरीन को। शदीद गर्मी है और जब गर्मियाँ सर्दियाँ जा रही होती हैं और गर्मियाँ आ रही होती हैं तो घरों में लोगों के दरमियान कॉन्वर्सेशन क्या होती है, पंखा तो नहीं लगाया, पंखा लग गए, अच्छा मौसम कैसे, हाँ उधर पंखे तो नहीं लग गए, हाँ हमारी तरफ तो अभी पंखे नहीं शुरू हुए। दूसरी पार्टी कहती है नहीं हमने तो एसी भी चला लिए। अब अगले दिन पता चलेगा नहीं हमने तो एसी अभी नहीं चलाए, कल चलाएंगे, शायद ज़रा गर्मी ज़्यादा हो जाए। और फिर पता चलेगा कि अगले को आप कह रहे हैं नहीं आज हमने एसी चला लिया, बड़ी गर्मी हो गई थी। तो ये जब मौसम बदल रहा होता है या सर्दी से गर्मी में जा रहे होते हैं तो हीटर की बात होती है, और जब गर्मी से सर्दी में जा रहे होते हैं हीटर की बात होती है, और जब सर्दी से गर्मी में जा रहे होते हैं तो एसी और पंखे आ जाते हैं कॉन्वर्सेशन में। एनीवे, आपको मौसम की सूरत हाल मैं बता देती हूँ। इस्लामाबाद में है जी कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड, शदीद धूप है। लाहौर कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो गया भाई, कराची वालों की स्पीड स्लो हो गई है, लाहौर आगे निकल गया है। फिर जी पेशावर कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में क्वेटा की अगर हम बात करें तो कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो जाने का इम्कान है वो लाहौर का है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 जी। और दुआ करें कि रोज़े अच्छे गुजर जाए और घबराना नहीं है। देखें, घबराएं नहीं, रोज़े आराम से गुजर जाएंगे। कल भी मैंने कहा था पता भी नहीं चलता रोज़ों की आमद और उनके जाने का, तो घबराना नहीं है। ये दिस इज़ द टेक होम मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। अब खबरों की तरफ ज़रा हम बढ़ जाएं। अवैस
जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़िए। और मेरे ख्याल में यूक्रेन से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान ने जो यूक्रेन इमदाद भेजी है उसके बारे में क्या बता सकती हैं आप हमें? मैं आपको बताती हूँ भाई, पाकिस्तान के बारे में मैं आज क्या क्या बताऊँ। मतलब आप मुझे बताएं, हम तो निकल गए आगे, छोड़ दिए दुनिया को पीछे भाई। लेकिन एनीवे, यूक्रेन से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन के लिए नाजरीन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है। गुज़िश्ता शब जो है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमदादी सामान यूक्रेनी सफ़ीर के हवाले किया, जिसमें अद्वियात, मेडिकल आलात, बिस्तर, खाने पीने की अशिया, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं जो वहाँ के लोगों को इस वक्त इमदाद में मदद कर सकती हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से दिया गया जो इमदादी सामान है वो 2 खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए पोलैंड पहुँचाया जाएगा। और यूक्रेनी सफ़ीर ने इमदादी सामान भिजवाने पर शाह महमूद कुरैशी साहब का और पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता दिनों वफाकी हुकूमत ने यूक्रेन को इंसानी बुनियादों पर इमदाद देने की मंजूरी दी थी। तो ये सिलसिला हुआ कि कल जो है वो दोनों जहाज़ जो हैं हमारे C-130s के थ्रू भिजवाया जाएगा ये सामान। बल्कि अब तो खैर चला गया, लेकिन ये है कि पोलैंड जाकर ये लैंड करेंगे और वहाँ से फिर मुंतकिली होगी इनकी यूक्रेन की तरफ। सही। अब जरा कॉन्ट्रास्ट पर आ जाते हैं। एक खबर तो ये हमने देख ली कि पाकिस्तान जो है वो इमदाद कर रहा है, दूसरी तरफ भारत की एक खबर लेकर आता हूँ मैं। और भारत ने जिस तरीके से कुछ दिन पहले हमारे साथ जो वाक़या हुआ कि भारत के जो भी मिसाइल्स के इंचार्ज और एटॉमिक प्लांटों के इंचार्ज और सारे जो वॉर हेड्स के इंचार्ज थे, अचानक से वहाँ पर कोई सफाई करते हुए बटन दब गया और एक मिसाइल अचानक से उड़ गया और एक मिसाइल अचानक से जो है वो पाकिस्तान में आ भी गया। मतलब अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं ना वहाँ पर। इंसान सोचता है कि ये मैं कहाँ, किस मुल्क के बारे में देख रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, कैसे लोग रहते हैं वहाँ पर। मतलब इतना अजीब एक मज़ाक़ेज़ ये वाक़या था और इतना ख़तरनाक वाक़या था। उसके ऊपर अब वो फिर उन्होंने सॉरी वॉरी की है। अब एक और वाक़या हुआ है भारत में, वो मैं आपको बताता हूँ। कबड्डी के मारूफ खिलाड़ी हैं संदीप सिंह सिंधु, उन्हें भारत में कत्ल कर दिया गया है। और भारत में मुकीम ये एथलीट जो थी, ये कबड्डी टूर्नामेंट करवाने के लिए भारत आए हुए थे। और संदीप जो है वो बड़े मशहूर खिलाड़ी हैं और ग्लैडिएटर के नाम से ये मशहूर हैं कबड्डी के हलकों में। और ये बेसिकली जो है वो बरतानिया में मुकीम खिलाड़ी हैं ये। और ये आए हुए थे पीर की शाम, पंजाब का जो जलंधर ज़िला है वहाँ पर एक टूर्नामेंट के दौरान, टूर्नामेंट चल रहा था, उसके दौरान इन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वो कबड्डी मैचेस की निगरानी कर रहे थे, उस दौरान कत्ल कर दिया गया उन्हें। 4 नामालूम अफराद थे, वो आए, उन्होंने हमला किया, 20-25 गोलियां मारी। और हर साल ये बंदा आता था यहाँ पर और सर्दियों में कबड्डी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए हर साल ये बंदा यहाँ पर आता था। और इसके साथ ये वाक़या हो गया। मतलब हम जो हमारे बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना नेगेटिव, वो एक है कि जी पाकिस्तान सेफ़ नहीं है, लेकिन ये खबर आपको बताती है असल में कि कौन सा मुल्क सेफ़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आंखें खोलने वाली कुछ खबरें होती हैं। मतलब सारी दुनिया एक तरफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई कि भाई रूस को कंडेम करो, रूस को कंडेम करो, रूस के साथ ये करो वो करो। उनको ये समझ में नहीं आई कि सबसे ज़्यादा इमदाद पाकिस्तान ही करता है जब उसके नेबर्स में कोई ऐसे मसाइल आ जाते हैं आप लोगों की वजह से। अफ़गानिस्तान देख लें आप, उसी के साथ आप यूक्रेन की ये ताज़ा मिसाल आपके सामने गुज़िश्ता शब की, पाकिस्तान ने 2 अपने जो हैं C-130s रवाना किए इमदादी सामान के साथ। तो इससे ज़्यादा और क्या हम बताएं और क्या हम दिखाएं। लेकिन वही बात है कि इसमें मीडिया का बड़ा किरदार है, हमारे एज एन इंडिविजुअल्स, क्योंकि जो जहाँ रह रहा होता है, मेरे कोई रिश्तेदार कनाडा में रह रहे हैं तो वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, तो ये सिर्फ सफारतकारों का ही वो नहीं है पेशा, ये हम सब का भी है। अगर हमने पाकिस्तान को किसी मकाम पर पहुंचाना है तो वो जो खुददारी है वो अपने अंदर पैदा करें, डर के, सहम के। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग कहते हैं भाई खड़े क्यों हो गए हो तन के, तो भाई झुक के भी देख लिया, कौन सा उन्होंने हार पहना दिए थे, तो अब तन के भी देख लेते हैं जरा। ज्यादा से ज्यादा और क्या हो जाएगा, जो पहले हुआ था वही हो जाएगा ना, और उससे ज्यादा क्या हो जाएगा। एनीवे, तो वो झुकने वाले भी देख लिए और दिल को जिंदा करने की बात है, दिल को जिंदा करने की बात है। इकबाल का शेर सुबह मैं पढ़ रहा था, दिल मुर्दा दिल नहीं है इसे जिंदा कर दोबारा, दिल मुर्दा दिल नहीं है इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों की के मर्ज़े कौन का चारा। वो जो मर्ज़े कौन है उम्मतों का, जो बिल्कुल हमारी जो उम्मत है वो ख़त्म हो गई है, उसको जगाने का एक यही चारा है कि इसे दिल को ज़रा जिंदा करें, और दिल ऐसे ही जिंदा होता है। तो क्या ख्याल है, ब्रेक लें हम या फिर अगली खबर है? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब हम एक ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। वैसे तो
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम जी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों के कैंपों में इस हवाले से तैयारियां उरूज पर हैं कि तहरीक अदम एतमाद लानी है। हुकूमती इत्तेहादी इस वक्त खुसूसी तौर पर अहमियत के हामिल हैं और उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है काफ लीग को। काफ लीग के ही इंटरव्यूज़ सुनने में आ रहे हैं। काफ लीग के सीनियर रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कल हम न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा कि अपोजिशन के नंबर पूरे हैं और इत्तेहादी 100% हुकूमत के साथ नहीं है। उनका झुकाव अपोजिशन की तरफ है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, बलोचिस्तान में भी माहौल गर्म होने लगा है। 6 चमगोइयाँ जो है वो ये हैं कि वज़ीर आला मीर कुद्दूस बिजिंजो साहब जो हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अब इस सारे सिलसिले पर कि पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल केओस मचा हुआ है, इसमें कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, और आज ख़ास तौर पर हमने सोचा कि हम अपोजिशन जमातें जो कि या इत्तेहादी गवर्नमेंट के, उनसे हम बात करें। तो MQM भी हमें ज्वाइन करेगी और बाप पार्टी भी हमें ज्वाइन कर रही है। लियाकत शाहवानी साहब हुकूमत के बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि भाई कहाँ पर किस किस की पोजीशन है, कौन कौन कहाँ स्टैंड करता है, ज़रा हमें भी समझाएं, हमें तो समझ नहीं आ रही। एक ज़माना होता था इस मुल्क में जब महंगाई का शोर होगा था, और अब जो है आवाम भी परेशान है, कह रही है हमारी नींदें उड़ गई हैं, महंगाई से नहीं, पॉलिटिकल केओस जो इस वक्त मुल्क में है उससे। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के एहसान, बिल्कुल शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर ये बताइए, ये जो कल इंटरव्यू हुआ है जिसके अंदर पंजाब वालों ने, जो काफ लीग वाले हैं, उन्होंने तो आराम से खुलकर कह दिया भाई हम तो वजारत आला के साथ हैं। तो आप लोग अपना बताइए कि आप लोग किसके साथ हैं? देखिए, हमारे साथ जो है अक्टूबर में जब कोई नहीं रहा, उस वक्त वज़ीर आला जाम कमाल साहब थे। और ये जो आपने जिक्र किया इंट्रो में पॉलिटिकल क्यास की, इसका शुरुआत तो बलूचिस्तान से हो गया था अक्टूबर में। और आपको याद है आपके शोज़ में, मुख्तलिफ TV शोज़ में मैं यही गुजारिशात करता रहा कि ये मामला बलूचिस्तान तक नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ेगा। और बलूचिस्तान के बाद जो है फिर दीगर सूबों भी आ सकते हैं, वफाकी हुकूमत भी हो सकती है। तो 4 माह बाद वही सूरत हाल पैदा हो गई है। और अब आप खुद देखें कि वफाक के साथ साथ दीगर सूबों में भी अब जो है ये पॉलिटिकल क्यास आप कह लें, अदम इस्तेकाम कह लें, या फिर एक लहर कह लें अदम एतमाद की, ये सिलसिला शुरू हो गया है। और हमारे साथ उस वक़्त कुछ इत्यादी कड़े रहे, कुछ इत्यादी उन्होंने साथ नहीं दिया। अगर उस वक़्त इस मामले को संजीदा लिया जाता फेडरल लेवल पे, तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। चूँकि एक तजर्बा आपके सामने हुआ, अब प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब को उस तजर्बे से गुजरना पड़ रहा है, और वो अब महसूस करेंगे कि अपने साथियों को साथ रखना, उनको इंटैक्ट रखना, और मुश्किल वक्त में उनकी इमायत। लेकिन सर ओवरऑल अगर हम बात करें, पिछले जो पूरा टाइम गुजरा है, उनका जो टेन्योर अभी तक गुजरा है, उसमें ओवरऑल जो टेन्योर उनका गुजरा है, उसमें उन्होंने आपको, खास तौर पर बाप पार्टी की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान को इमरान खान साहब ने कितनी अहमियत दी और कितना साथ दिया? देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का भी फोकस था, लेकिन जाम कमाल साहब का एक ओवरऑल विजन था, और उस विजन के तहत फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के वक्तन फ़वक्तन बलूचिस्तान के लिए बेहतर स्कीमात लाने की कोशिश की जाती रही। ख़ुसूसन CPEC में बलूचिस्तान को नवाज शरीफ ने मुकम्मल नज़रअंदाज किए रखा, उसमें बेहतरी आई। लेकिन बाज़ ऐसे मामलात थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शंस जारी किए, उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए, आज खुद भी नोटिस लिए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। जैसे बलूचिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के जॉब्स में 6% कोटा, जिस पे खुद उन्होंने नोटिस लिया, और फेडरल सेक्रेटरीज को उन्होंने पाबंद किया इस बात का कि बलूचिस्तान का वो मंथली विजिट भी किया करें, और जो जॉब्स हैं वो उनको फराम किया करें। उस पर 1% अमल दरामद नहीं हुआ। कोयटा कराची शाहरा, ये उनका शुक्रिया कि फेडरल PSDP का हिस्सा ये ड्यूल कैरेजवे तो बन गया, लेकिन वो बड़े सुस्त रवि के साथ आगे बढ़ रहे, अवार्ड अभी तक नहीं हो सका। तो एक तो ये है कि ये इश्यूज हैं। दूसरा ये है कि पब्लिक के मामलात के साथ साथ अपनी जमात के मामलात को भी देखना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी देखना पड़ता है, कोलिशन पार्टनर्स को भी देखना पड़ता है। तो उस हवाले से बलूचिस्तान अवामी पार्टी, चूंकि मैंडेट इनके पास बलूचिस्तान का है, और पार्टी वर्कर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, उनके भी ये डिमांड्स हैं। जी
अच्छा शवानी साहब, आप खुशी हुई सुन के कि आप तो फिर बलूचिस्तान के मसाइल की बात कर रहे हैं। आपको कैरेजवेज याद है, आज भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पंजाब में सिर्फ एक कुर्सी की बात हो रही है, तो आपकी तरफ से ये बातें आना मुझे तो बड़ी खुशी हुई। कल रात से बड़ी अजीब सी एक कैफियत में हम थे और हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत किधर चली गई, अब कहाँ जा रहे हैं ये भी तो पूछिए ना शिफा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं उसी तरफ आ रही थी कि उन्होंने तो चले ये बात कर ली, हम प्रोजेक्ट्स को और सियासत को अब हम अलग कर देते हैं, क्योंकि रात को परवेज इलाही साहब ने भी उनको अलग कर दिया। आवाम की खुशी, आवाम की फलाह बहबूद अलग है, सीएमशिप अलग है। तो अब हम उस पर आ जाते हैं, खुल्लम खुल्ला हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क्या डिमांड्स हैं वजीर आजम इमरान खान साहब से। जो फोकस है वो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के अवाम का वसीतर मुफाद, पाकिस्तान का मुफाद, ये हमारा टॉप फोकस रहेगा। जाम कमाल साहब खुद इस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं लेकिन अपनी जमात के सरबराह हैं और एज अ पार्टी प्रेसिडेंट उन पे जमात की भी एक प्रेशर है कि बलूचिस्तान के लिए जो ख़ुसूसन जॉब्स वगैरह मैंने आपको जिक्र किया कि फेडरल गवर्नमेंट में वो इंटरटेन नहीं हुए। हमारे सेनेटर्स हैं 12, 5 MNAs हैं। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, 4 से 5 ऐसी मीटिंग्स जब प्राइम मिनिस्टर साहब खान साहब तशरीफ़ लाई कोयटा, तो जाम साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बारहा उनसे यही गुजारिश की कि फेडरल कैबिनेट में बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उसको बढ़ाया जाए। हमारी सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री है वहाँ पे, मैडम जुबैदा जलाल साहिबा है, और उनके पास भी ऐसा कोई ऐसी मिनिस्ट्री है नहीं कि जिससे ओवरऑल वो आवाम की कोई खिदमत कर सकें, मासेस के लिए उसमें से कोई गुंजाइश हो। तो 2 मिनिस्ट्रियां उन्हें नहीं मिला, PML को तो 2 मिनिस्ट्रियां मिले, हमें नहीं मिला। और बार बार खान साहब ये कमिट करते रहे कि वो मिनिस्ट्री में हिस्सा देंगे, नहीं देंगे। इसी तरह सरदार यारोंद्रीन साहब जो उनकी अपनी ही जमात के पार्लियामेंट्री लीडर हैं बलूचिस्तान असम्बली में, उन्हें स्पेशल असिस्टेंट ऑन बलूचिस्तान अफेयर्स मुकर्रर तो किया गया लेकिन कभी उनको नहीं सुना गया। वो बार बार असम्बली फ्लोर पे अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कंप्लेंट्स करते रहे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनको किसी भी बलूचिस्तान के अफेयर के हवाले से कभी मदऊ नहीं किया गया, उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया था। तो ये ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे ग्रीवेंसेस हैं कि जिसके जेन्युइन रूट्स बलूचिस्तान में मौजूद हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जाम साहब देख रहे हैं सूरत हाल को। जी ठीक है, जाम साहब सूरत हाल को देख रहे हैं। हम क्विकली उसामा कादरी साहब MQM से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि MQM की इस वक्त करंट पोजीशन क्या है? वालेकुम अस्सलाम। देखिए MQM की पोजीशन मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान के आवाम के सामने है। MQM ने इस तहरीक आदम एतमाद पर और मुल्क की सियासी सूरत हाल दोनों बशमूल दोनों सूरतों में जो है मुशावरत का अमल जारी रखा हुआ है। जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से चल रहा है उनका, चाहे वो हुकूमती जमातें हों या अपोजिशन की जमातें हों। देखिए बुनियादी चीज़ ये है कि ये सूरत हाल और इस नहज पर ये मामलात पहुँचे क्यों, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो 3.5 पौने 4 साल जो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हुकूमत के साथ गुजारे हैं, तो मुझे लगता यह है कि जो कमिटमेंट बुनियादी तौर पर हुकूमत ने की थी, शायद उस पर वो अपनी उन कमिटमेंट पर पूरी नहीं उतरी और उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई। अगर मैं मिसाल के तौर पर MQM की बात करूं, दुरुस्त, ये बात आपकी हाँ जी उसामा भाई, मतलब तो MQM ने जो आपकी बात बड़ी सही है, लॉजिकल है कि जी कमिटमेंट्स पर पूरे नहीं उतरे, लेकिन जी मैं सिर्फ उन कमिटमेंट्स का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि भाई 1100 अरब का पैकेज तो हमने पहली मरतबा देखा, इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन अगर वो कमिटमेंट शुरू भी हुई है तो क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं थी? और थोड़ा सा मेरे इस बात को ज़रा जवाब दीजिएगा कि इससे पहले MQM के साथ और कराची के साथ किस हुकूमत ने और किस पार्टी ने अपनी कमिटमेंट पूरी की है? जी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है, चाहे वो 1100 अरब हो, पौने 200 अरब का पैकेज हो, या फिर वो बुनियादी नुकात हो जो MQM ने इब्तदाइया में हुकूमत के सामने रखे थे कि ऑफिस खोलना और MQM को सियासी आज़ादी देना, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली लाना, पानी का मसला, वो दीगर मसाइल जो हैं वो वफाकी हुकूमत के सामने रखे, लेकिन अदम तवज्जुही का शिकार रहे। एक चीज़ तो ये थी।
बदकिस्मती ये है कि MQM जो है 1988 से मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपने कांधों पर बिठाकर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर फाइज करती रही है, लेकिन शायद बदकिस्मती ये रही है कि किसी भी सियासी जमात ने अपने उन वादे वईद को MQM के साथ जो किए गए थे उनको पूरा करने की कोशिश नहीं की और सर्फ नज़र किया। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें है और मुस्लिम लीग नून भी। तो अब इस वक्त एक तीसरी सियासी जमात जो है PTI की शक्ल में पाकिस्तान में हमारे से वजूद में आई थी, तो ये उम्मीद हो चली थी कि शायद जो है कोई तब्दीली का अमल जो है वो जो है पाकिस्तान के लोगों को नजर आए, कुछ इस किस्म की तब्दीलियां हो कि जो रूटीन से हटकर हो। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो तब्दीली बकौल आपके वो नजर नहीं आई। ठीक है, लेकिन अब जो है जब आपने पीपल्स पार्टी को भी PML जी मुझे सिर्फ छोटी सी एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे नाजरीन, तो लियाकत शवानी साहब बलूचिस्तान से और उसामा कादर साहब जो हैं वो हमारे साथ MQM से ज्वाइन करेंगे हमें और हमारे साथ होंगे, उनसे मजीद सवाल पूछेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अदम एतमाद की बात हो रही है और सियासत पर लोगों को एतमाद नहीं रहा, कुछ इस किस्म की सूरत हाल भी नमूदार हो रही है सोशल मीडिया पर जब आवाम की हम राय सुनते हैं इस सारे माहौल को लेकर। लेकिन शवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बलूचिस्तान के गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ चलते हैं। शवानी साहब, अब ये बताएं कि फाइनली कहाँ तक पहुँची आप लोगों की मशावरत और पार्टी के अंदर किस किस्म की फ़िज़ा है? क्या आप लोग हुकूमत के साथ जाएंगे या फिर आप लोग अपोजिशन की तरफ चले जाएंगे? और अगर ये भी सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान फॉल्स डाउन, द गवर्नमेंट फॉल्स डाउन और इलेक्शन होते हैं और अगर इमरान खान सिंपैथी वोट लेके जीत जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब खुद जो है जितनी अहमियत दूसरी इत्यादियों को दे रहे हैं वो शायद खुद जो बाप पार्टी बलूचिस्तान आवामी पार्टी की जो नशिस्तें हैं शायद उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यानी हमारे पास भी 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, PMLQ के साथ भी 5 है, लेकिन PMLQ की क़यादत के साथ 1 दर्जन से ज़ायद मुलाकातें उन्होंने उनकी जमात ने की है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो हमारे जो MNAs हैं उनसे सिर्फ एक दफ़ा, वो भी परसों प्राइम मिनिस्टर साहब मिले हैं और इसके अलावा कोई उनका हाई प्रोफाइल डेलीगेशन नहीं मिला। तो इस बात पे हमें खुद भी हैरत है कि वो शायद बाप पार्टी के या बलूचिस्तान के जो MNAs हैं उनको MNAs एज सच तस्लीम नहीं करते जैसे PMLQ के या पंजाब के MNAs को तस्लीम करते हैं। हालांकि वोट तो दोनों का इक्वल है और स्ट्रेंथ भी दोनों बराबर है, हमारे साथ 5-5 हैं। ये वो रवैया है कि जिससे ग्रीवेंसेस पैदा हो रहे हैं और हम ये समझते हैं कि खान साहब जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे बाप पार्टी की तरफ। हालांकि हमारे 12 सेनेटर्स हमेशा उनके सपोर्ट में खड़े रहे और ये पहली दफ़ा ये हो रहा है कि अदम एतमाद के इस मूव के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कोई अतमी फैसला अभी तक नहीं कर पाई है, वरना हमेशा हर मोड़ पे प्राइम मिनिस्टर खान साहब के साथ हम अनकंडीशनल खड़े रहे। बाकी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वक्तन फ़वक्तन उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी रहा है और कभी कभी आर्म ट्विस्टिंग भी उन्होंने की, हमने कभी नहीं की। और यानी अभी आप लोगों ने फैसला नहीं किया है रफाकत और मोहब्बत का, उसमें जो उस चाशनी में जो शीरीनी में कमी है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आया है, जान साहब की तरफ से नहीं आया। ठीक है जी, ठीक है, चलें, सही है जी। लियाकत शहबानी साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, जो है पोजीशन आपने वाजे की कि अभी तक तसब्जुब का शिकार है, आप लोग भी डिसीजन मेकिंग में हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा पॉजिटिव मामला लग नहीं रहे। उसामा साहब आपकी तरफ आते हैं। उसामा साहब, जो सवाल मैं पूछने लगा था ब्रेक से पहले वो ये था कि आपने MQM ने पीपल्स पार्टी को भी ट्राई कर लिया, कुछ नहीं किया उन्होंने, आपने PMLN को भी ट्राई कर लिया, कुछ नहीं किया उन्होंने, बकौल आपके आपने PTI को भी ट्राई कर लिया, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो अब जब आप ये वाला इत्तेहाद अगर छोड़ते हैं तो फिर आप जाएंगे किसके पास, क्योंकि आपने तो पहले ही चोट खाई हुई है बहुत सारी जगहों से। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें जो है MQM के पास ऑप्शन बचता क्या है।
एमक्यूएम सिर्फ इस कोशिश में है कि एक तो जमहूरियत डिरेल नहीं होनी चाहिए और हुकूमतों में लोग आते जाते रहते हैं। अब अगर कोई ऐसी चीज बनती है, क्योंकि इसी माहौल में रहते हुए उन्हीं सियासी जमातों के दरमियान एमक्यूएम ने अपने रास्ते भी निकालने हैं। इन्हीं रास्तों से गुजरकर उसने अपने लोगों की कोशिशें उनके लिए करनी है कि उनको वो बेनिफिट्स हासिल हो सके। कराची शहर के लोगों के अवाम, वोटर्स और लोगों की मामलात के हल के लिए इन्हीं लोगों के दरमियान रहकर हमने काम करना है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो एमक्यूएम ने जिस बुर्दबारी और तदब्बुर और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए वो जो है जिस तरह इनके साथ अपोजिशन की जमातों के साथ बातचीत की है और इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर कराची शहर के मसाइल के हल के हवाले से जो चीजें सामने रखी हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये खुशाइन बात है कि अब जो है महसूस ये होता है कि शायद बिल्कुल सही है, खुशाइन बात है, लेकिन ऑफर्स में तोलना पड़ता है ना कि मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी अगर आपसे मिलकर कुछ कहती है तो वो कोई ऑफर करेगी कि भाई हम ये कर देंगे, तो उन्होंने क्या ऑफर की है? देखिए उनकी जो ऑफर्स हैं वो जो मिसाल के तौर पर गवर्नर्स की है या वज़रा की है सिंध में भी और वफाक में भी, लेकिन एमक्यूएम इससे हटकर एमक्यूएम ये चाहती है कि जो शहर के बुनियादी मसाइल हैं उसमें कानून साजी का जो ऑप्शन मौजूद है, उस कानून साजी के जरिए आप कराची शहर के लोगों को, सिंध के गरीब आवाम को आप रिलीफ पहुंचाने की बात करें। बल्दियाती सिस्टम के हवाले से जो आपने अमेंडमेंट की है, अब 140A की आईनी तशरीह सुप्रीम कोर्ट से ने कर दी है, तो अब आप उसके ऊपर कानून साजी कीजिए और आवाम को रिलीफ देने की बात कीजिए। NFC अवार्ड को PFC अवार्ड से मशरूत कीजिए। तो इस किस्म के जो बातचीत चल रही है उसमें गारंटी तो खैर किसी की नहीं होती है, क्योंकि आईनी और अखलाकी चीजें होती हैं कि मैंने अगर आपसे कोई मुआहदा किया है या मैं करने जा रहा हूँ तो उसकी पासदारी भी जो है वो जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है हमेशा इस किस्म के हालात और मामलात रहे कि शायद जो है एमक्यूएम के अवाम, कारकुनान और कराची और सिंध के शहरों की अवाम शायद अभी तक ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए हैं कि ये मुआहदा जो करने जा रहे हैं इस पर अमल दरामद के लिए कौन सा ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि जो इस पर अमल दरामद कराए। तो मेरा ख्याल ये तौजीहात है और एमक्यूएम जो है ये बड़ा अहम है, बड़ा अहम है। आखिरी चीज़ उसामा साहब, आखिरी चीज़ जो मैं पूछूंगा उसको बिल्कुल खुलकर, अभी आप इस हुकूमत के साथ हैं, नहीं हैं या तय कर रहे हैं? 3 ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? देखिए फिलहाल हम इस हुकूमत के साथ हैं जब ये हुकूमत कायम है और वजूद अपना रख रही है, और अभी भी ऐसा नहीं मतलब तहरीक अदम एतमाद पर फैसला कर लिया हो। हतमी फैसला एमक्यूएम ने नहीं किया। एमक्यूएम ये चाहती है कि मुशावरती अमल जो है अपने कारकुनान के जरिए करने के बाद फिर कोई फैसला जो है कोई लाए अमल मुरतब करके वो फैसला जो है वो आवाम के सामने लाए और उसको मुश्तहर कर दे। बिल्कुल। लेकिन अभी मुशावरती अमल जारी है। अदम एतमाद समेत जो दीगर पाकिस्तान की सियासी जमातों की सियासी सूरत हाल है इस पर जो है बहुत क्लोजली एमक्यूएम देख रही है और मुस्तकिल जो है वो लोगों से, जमातों से राब्ते में है कि पाकिस्तान। और सर ये भी है कि लोग भी बहुत सारे देख रहे हैं सियासी पार्टियों को कि वो किस जानिब बैठती हैं। हाँ, किस जाने बैठती है और क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं, ये भी नजर आ रहा है आवाम को कि हर जमात की किस किस्म की क्या क्या प्रायोरिटीज हैं और किस बात पे ये सारा झगड़ा या किस किस्म की चीजों पे ये सारा झगड़ा चल रहा है और मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है इस चेंज का या नहीं हो सकता, ये देखना होगा। ये बात अब जाहिर है जब ये अदम एतमाद पेश होगी और जब ये अदम एतमाद आएगी, उस पर वोटिंग होगी, उसी वक्त देखना होगा कि क्या होगा मुल्क के साथ। मुशर्रफ साहब का जुमला याद आ गया कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज, तो वाकई अल्लाह ही हाफिज है और अल्लाह ही चला रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उसामा कादरी साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, एमक्यूएम का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि एमक्यूएम की इस वक्त करंट पोजीशन क्या है और क्या उनकी डिमांड्स हैं हुकूमत वक्त से। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, पाकिस्तान में 1,70,00,000 से ज़ायद अफराद गुर्दों के अमराज का शिकार हैं, जिनमें गुर्दों की दायमी बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और गुर्दों में पथरी काबिल ज़िक्र हैं। गुर्दे जिस्म के इंतहाई अहम अज़ा हैं जिनकी सेहत का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन आवाम को, बहुत सारे लोगों को गुर्दों के हवाले से उतनी मालूमात हैं नहीं जितनी की होनी चाहिए। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि किडनी के हवाले से हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में के लिए। ये बताइए कि लोगों में सबसे पहले तो हम इसी बात का तज़किरा कर लेते हैं कि हमारे लोगों में गुर्दों की बीमारियों के हवाले से कितनी आगाही है। इस साल हमने जो वर्ल्ड किडनी डे मनाया है उसका थीम था कि ब्रिज द नॉलेज गैप फॉर बेटर किडनी केयर, क्योंकि जिस तरह आपने सवाल पूछा, लोगों को अभी तक पूरा इल्म नहीं है कि गुर्दों की बीमारियां क्या हैं और किस तरह हम ये इल्म उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि गुर्दों की बीमारियों का बेहतर इलाज किया जा सके। तो ये थीम था इस साल वर्ल्ड किडनी डे का। तो हमारा यही मकसद है कि इसकी वजह से हम लोगों तक पहुंच सकें मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के थ्रू, और उनको बता सकें कि गुर्दों की क्या बीमारियां हैं, उनकी क्या अलामात हैं, ताकि उनको जब ये बीमारी हो तो वो जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर तक आ सकें। उसके दो फायदे हैं। एक तो यह है कि उनकी जो बीमारी है वो जल्द उसका तशखीस होगा और वो उनका इलाज आसान होगा, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, क्योंकि अगर आप देर से इलाज शुरू करेंगे तो वो बीमारी इतनी आगे जा चुकी होती है कि फिर आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट तक बात चली जाती है, जो कि हर इंसान के मतलब बजट में नहीं आता और वो बहुत एक्सपेंसिव बीमारी हो जाती है फिर। सही। तो सर ये भी बताइए कि हमारे रीजन में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं गुर्दों की जो ज़्यादा फैली हुई हैं? जिस तरह शुरू में आपने कहा कि तकरीबन अब दुनिया में हर 10वां आदमी मतलब 10% किडनी डिजीजेस हैं। इसी तरह डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है और खासकर हमारे मुल्क में, और मेरे ख्याल 2030 तक हम फर्स्ट 5 या 10 कंट्रीज में होंगे दुनिया में जिनको ज़ियाबतीस का मर्ज होगा। ज़ियाबतीस में जो मरीज होते हैं अगर वो कंट्रोल ना हो तो तकरीबन 33% वो लोग होते हैं जो कि उनको फिर गुर्दों की बीमारी शुरू हो जाती है। इसी तरह पाकिस्तान में तकरीबन 25-26% लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज है, और इसमें 50% ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो अगर इसी तरह ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है तो उनको भी आखिर में जाके गुर्दों की बीमारी हो जाती है। फिर पाकिस्तान में एक स्टोन बेल्ट है जो हमारा सराइकी इलाका है या सिंध में, वहां पे स्टोन ज्यादा हैं, उसकी वजह से किडनी डिजीज होती हैं। और फिर इंसान की अपनी जब मुदाफ़त का जो आपका इम्यून सिस्टम है जब वो खुद गुर्दों पे हमला करता है तो उसकी वजह से भी गुर्दों की बीमारियां होती हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये तो वो वाली सारी कंडीशंस थी कि जिनसे गुर्दों की बीमारी हो जाती है, लेकिन गुर्दों की अपनी कौन सी ऐसी स्पेसिफिक बीमारियां हैं जो कि हमारे रीजन में प्रिवेल करती हैं लोगों में? हम उसको मतलब इसको जो अगर आप करें तो एक होता है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर, मतलब मुस्तकिल तौर पे उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, उसके लिए फिर आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इसी तरह एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर के कुछ अरसे तक उनके गुर्दे खराब रहते हैं और अगर उनका इलाज किया जाए तो वो गुर्दे ठीक हो जाते हैं। उसमें एक्यूट रीनल फेलियर में फीमेल्स में बहुत ज्यादा पोस्ट जब उनकी डिलीवरी होती है पोस्टमार्टम, उसकी वजह से गुर्दों का फेल होने का चांस होता है। या लोगों का खासकर गर्मियों के मौसम में जब हैजे की बीमारी फूटती है तो उसकी वजह से गुर्दे फेल होते हैं। तो ये चंद इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं एक्यूट रीनल फेलियर के। या फिर इसी तरह है कि ओवर द काउंटर दर्दों की दवाइयां लोग बहुत ज्यादा खाते हैं जो कि गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं, वो एक्यूट से भी हो सकते हैं और वो क्रॉनिक रीनल फेलियर भी कॉज कर सकते हैं। सही। तो सर सिम्टम्स कौन से हैं ऐसे जिसकी बुनियाद पे इंसान को पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ गुर्दों में गड़बड़ है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाए? बिल्कुल, इसमें सिम्टम्स में यह है कि वो उनको शुरू ऐसे हो सकता है कि या तो उनके पाँव में सूजन हो सकती है या चेहरे पे सुबह जब उठते हैं तो वो सूजन महसूस करेंगे, या भूख का कम लगना, अगर रीनल फेलियर में जा रहे हैं तो उनको भूख कम लगेगी, या रात को बहुत ज्यादा पेशाब आने की एक वजह रीनल फेलियर भी हो सकता है, या आपको पहली दफा ब्लड प्रेशर आपका डायग्नोज हुआ है तो उसमें भी आप जाहिर है ये एक्सक्लूड करेंगे कि आपका ये ब्लड प्रेशर गुर्दों के फेल होने की वजह से तो नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि सूजन, भूख का कम लगना, रात को पेशाब ज्यादा आना, या नया अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका शुरू होगा। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि लाइफस्टाइल में हम क्या तब्दीलियां करें जिससे कि हमारी किडनीज जो हैं उनका हम ख्याल रख सकें? लाइफस्टाइल में देखें आप पानी का मतलब अगर जिनके खासकर स्टोन्स होते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो दिन में 8 से 10 गिलास से ज्यादा पानी पिएं। पानी की मिकदार मतलब आपके जिस्म में बराबर रहनी चाहिए। अगर आपको शुगर है तो आप शुगर कंट्रोल करें, अगर आपको ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, सिगरेट से इज्तनाब करना चाहिए, और डाइट जो है हेल्थी डाइट, मतलब ज्यादा मुरवन ग़िज़ाएं या गोश्त की जो डाइट्स हैं इनको एतदाल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनकी ज्यादती भी जो है प्रोटीन्स की
लॉन्ग टर्म में अगर है, अगर आपका, क्योंकि वो आपके शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल को खराब करेगा और उसकी वजह से आपके गुर्दे फिर खराब होते हैं। सही। तो पानी का इस्तेमाल क्या हर एज के शख्स के लिए एक ही जितना है? हम नॉर्मल आदमी के लिए, मतलब जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो हम उसे कहते हैं कि वो कम से कम 8 गिलास पिए। अब एक नॉर्मल इंसान जिसको स्टोन्स हैं, तो उसके लिए वो ये होता है कि वो, हम उसे कहते हैं वो 2 लीटर तक पानी इस्तेमाल करे, या वो इतना पानी पिए कि उसका 2 लीटर तक पेशाब आए। लेकिन जब एक शख्स को गुर्दों की बीमारी शुरू हो जाती है, तो अक्सर उनमें फिर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा कि उसको हम कहेंगे कि 8 गिलास पानी पिए। उसको उतना पानी पीना होगा जितना उसका पेशाब आता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा पानी पिएगा तो फिर ये पानी उसके पेट या सीने में जमा होगा और उसकी वजह से उसको सांस की तकलीफ या और तकलीफात हो सकती है। ठीक है, ठीक है। और रात को सोने से पहले क्या पानी पीना ठीक है? तो एक अगर नॉर्मल इंसान है तो बिल्कुल जरूर उसे पीना चाहिए, और लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अगर उनको गुर्दों की बीमारी है तो वो उस हिसाब से पानी पिएगा कि उसको कितना पेशाब आता है। सही, ठीक। और बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए कितना पानी पीना जरूरी है, ये भी बताइएगा। बच्चों का तो जिस तरह उनका बॉडी मास कम है तो जाहिर है वो उस किस्म से रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इतना हो कि वो डिहाइड्रेटेड ना हो। बच्चे की डिहाइड्रेशन का बहुत आसानी से आपको पता लग सकता है, उसकी आंखों की वजह से या स्किन का जो टेक्सचर होता है उससे पता लग सकता है। तो मतलब अगर नॉर्मल बच्चे हैं तो उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो एनी टाइप ऑफ फ्लूइड्स, अगर पानी पीते हैं या जूसेस पीते हैं, ये इस्तेमाल करें, ना कि कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर आमिर अजहर नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, नेफ्रोलॉजिस्ट, और हमें किडनीज़ का ख्याल रखने के तरीके बता रहे थे कि कैसे हम अपने गुर्दों का ख्याल रख सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। हम अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।